हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो हम जो है पूर्वावलोकन सीरीज़ की वीडियो को हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बीपीएससी पूर्वावलोकन जो बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले हमने 2 वीडियो में जो है टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आईएनएम के एक टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है पंजाब एवं मैसूर, और दूसरा टॉपिक रहने वाला है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय। आज क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं तो हम आज के वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करेंगे, और इसके पहले के वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर किया है ताकि आपको जो है मेमोराइज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तब तक हमारे चैनल को आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम ऐसी ही वीडियो जो है देते रहेंगे और आपकी तैयारी को बूस्टअप करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे पंजाब एवं मैसूर के बारे में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने की। ठीक है, और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। देखिए, फ्रांस एवं मैसूर यानी कि फ्रांस से जो दोस्ती मैसूर की है उसका जो है एक सिंबल उसने एक पेड़ लगाया जिसे स्वतंत्रता का वृक्ष कहा गया। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल यानी काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। तो किसने अपने दूत भेजे? तो टीपू सुल्तान ने भेजे। क्यों भेजे? अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है जो और अरब देश थे उनसे सहायता लेने के लिए अपने दूत भेजे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए यानी साइन किया गया? यानी कि किस वर्ष मंगलुरु की संधि हुई थी? तो 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। देखिए, बीपीएससी असिस्टेंट 2019 का ही क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि कब हुई? 1784 में हुई। इसी संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया, यानी दूसरा जो मैसूर युद्ध चल रहा था 1780 से 84 यानी 4 साल, तो उस संधि का क्या हो गया? अंत हो गया। देखिए, आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। अपने दोस्तों में जो है क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्यों करिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ ये किताब मैं पूरी वीडियो कराने वाला हूँ। साथ ही अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाला है। ठीक है, हाँ, ये चैनल न्यू बना हुआ है, इससे आपको लग रहा होगा कि क्या ही इसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन एक नया पौधा ही एक आगे चलकर एक वृक्ष बनता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। आपने पहला क्वेश्चन में यही देखा था और तीसरा क्वेश्चन में भी यही है। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे, यानी कि कॉर्नवालिस और वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच का ये युद्ध था। ठीक है, तो इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए, कितने करोड़? 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था हार जाने के रूप में। अंग्रेज देखिए क्या करते थे कि युद्ध तो आपसे लड़ते ही थे, जीतते अगर थे तो फाइन लगा देते थे ताकि आपकी जो राज्य की कमर है वो टूट जाए, आप कुछ बोल ही ना सकें। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक के लिए उनके 2 पुत्र
किसके कब्जे में रहेंगे? अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। देखिए यही मैंने आपको बताया अभी, कैसे प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। युद्ध तो जीता ही, साथ ही 3 करोड़, उस आप सोच सकते हैं कि 1792 में 3 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह यानी महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के थे? तो जम्मू कश्मीर के थे। तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात, अहमद शाह अब्दाली के मृत्यु के पश्चात, मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। ठीक है। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों किसके फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया। कौन गद्दी पर बैठा? तो अहमद शाह अब्दाली का पोता कौन? शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसी के भाई शाह महमूद ने बरकजई और मोहम्मद की सहायता से उसे हरा दिया, यानी विस्थापित कर दिया, और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। शाह शुजा ने काबुल राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किससे सहायता मांगी? रणजीत सिंह से सहायता मांगी, और गिफ्ट के रूप में क्या दिया? तो कोहिनूर दिया। वाह, काश कोई गिफ्ट हमें भी ऐसा दे देता। आगे देखते हैं, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम सन 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। यानी जो किसान है अब वो अपनी भूमि किसी और को नहीं हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र कर सकता। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो कर्नाटक राज्य की थी। अंबाबाई का जन्म 1889 में तत्कालीन यानी कहाँ? मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक हो गया है, तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। और इसी के साथ मैसूर एवं पंजाब राज्य में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, देखिए बहुत छोटा टॉपिक है ये। अब हाँ, ये जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है गवर्नर जनरल वायसरॉय, ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 3 चीज़ें हैं, गवर्नर जनरल और वायसरॉय, तीनों एक ही पोस्ट है, बस समय के साथ तीनों को क्या हुआ? नाम बदल दिया गया। जैसे प्रमोशन होता है ना, वैसे ही इनका प्रमोशन हो गया तो नाम भी चेंज हो गया, काम भी थोड़ा बढ़ गया। ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन ऑप्शन में क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हो कि दोनों गवर्नर जनरल है, दोनों प्रथम है, ये क्या मैटर है? तो मैटर देखिए ये है कि सबसे पहले गवर्नर बनाया गया। ठीक है। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है। तो क्लाइव क्या था? पहला गवर्नर था। उसके बाद जब 1773 का अधिनियम आया तो गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1773 के अधिनियम में गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, और पहले वो गवर्नर बंगाल का होता था। कहाँ का होता था? बंगाल का होता था, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का। बंगाल प्रेसिडेंसी में कितने राज्य थे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिला करके बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो वो गवर्नर कहाँ के थे? बंगाल के। अब ये गवर्नर जनरल कहाँ के हैं?
तो पूरे भारत के हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1834 में विलियम बेंटिंग को भारत, देखिए बंगाल भारत, ठीक है, समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है भी तो कमेंट करिए, तुरंत एकदम समाधान मिलेगा आपको। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर हुआ था जो इस पद पर 58 से 60, 65 से 67 यानी 2-2 साल के कार्यकाल में हुआ था। ये हम प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। देखिए यही होता है जब आप हर वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा, आप वहाँ इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। अब जब आप ये वीडियो देखेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आएगा तुरंत आपका माइंड क्या करेगा, रिकॉल करेगा कि अरे हमने तो इस क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए एकदम देखिए मैं स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके लिए सपोर्ट तो बनता है यार, नया चैनल है तो क्या हुआ, सब्सक्राइब कर दो। इतने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, सौरभ जोशी को सब्सक्राइब करके रखा है, क्या देखने के लिए? तो आज मैंने दाल चावल खाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, और यहाँ पे मैं आपके एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो नहीं सब्सक्राइब करोगे तुम ही ना यार। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड क्लाइव क्या था? तो लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाए यानी पहला गवर्नर था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। प्लासी की लड़ाई किससे हुई थी? तो सिराजुद्दौला प्लस मुगल साम्राज्य प्लस मीर कासिम से हुई थी, ठीक है। उसके उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, ठीक है। अभी हम इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, किसने द्वैध शासन प्रणाली लाया, और अब क्या देख रहे हैं, किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या कोई नहीं? तो सही आंसर आपका है वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दिया लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवान इनको नियुक्ति की हुई थी, मोहम्मद राजा और राजा सीताप राय को तो दीवानी यानी कि टैक्स कलेक्शन के लिए हुई थी। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ पैसे कमाने आई थी, इसलिए शुरुआत में उसने सिर्फ दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन का जो था अपने पास रखा, बाकी सब जो है नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है, ठीक है। यानी अब उल्टा हो गया है, अब कंपनी नवाब है और नवाब जो है वो वर्कर है, ठीक है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठगों का उन्मूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम स्टार कर लीजिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन यानी खात्मा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन ने किया था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे और अपने शिकार यानी जिसको ठगते थे, ठीक है, उसका सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। देखिए ये अंधविश्वास था, भारत में अंधविश्वास शुरू से ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटिशर्स के आने पर भले उन्होंने शोषण किया लेकिन कुछ तो अच्छा किया ही है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अंधविश्वास में नहीं मानते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, यानी सती प्रथा जिसमें औरत जो है अपने हस्बैंड यानी अपने पति के मृत्यु के साथ उसी चिता पर लेटकर जल के मर जाती थी, उसमें दो लोग थे, दो गुट था, जो उसको सपोर्ट करते थे और जो उसको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन
ठगों के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया, यानी ठगों के ये जो इनका ये जो प्रथा थी, इसका विरोध सब लोग करते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562, ठीक है, ठगों को बंदी बना लिया। 1500 के आसपास ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो किसको नियुक्त किया गया था, तो कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखेंगे तो वही सेम क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। इसी से पता चलता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए सेम ही है। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे है, तो कैप्टन स्लीमैन को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में प्रथम रेलवे लाइन जो कि बम्बई से ठाणे, ठीक है, कब, 1853 डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन, देखो पहली तो सब पढ़ते हैं, सबको पता है बम्बई से ठाणे, और दूसरी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। दूसरी कब, 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है, मिशन रानीगंज पिक्चर आपने देखी होगी ना, तो कलकत्ता से रानीगंज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए, एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए, कौन कौन से किए, पहला सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, या ठगों के संगठित विरोध का दमन। तो अभी आपने देखा कि विलियम बेंटिंक ने किसको नियुक्त किया था, कैप्टन स्लीमैन को। यहाँ पे देखिए है ना, विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था। तो कौन कौन सा किया था, सती प्रथा का उन्मूलन, हाँ किया था। दास प्रथा का उन्मूलन, हाँ किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता, नहीं, ये नहीं किया था। ठगों को संगठित गिरोह का दमन, हाँ ये किया था। यानी क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है केवल 1, 2 और 4 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिए। ठीक है, बार बार आपसे कहना पड़ रहा है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या है कि छोटा चैनल है, ठीक है, स्टार्टिंग चैनल है। छोटा पौधा ही, छोटा जब आप एक प्लांट लगाते हैं वही आगे चलकर वृक्ष बनता है। ठीक है, तो आप और आपके दोस्त और आपके साथियों को अगर फ्री में कंटेंट मिलती है, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन इतने आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और आपकी अपनी भाषा में। ठीक है, ना मैं बहुत इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूँ, ना मैं बहुत हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो मैं भोजपुरी में भी पढ़ा सकता हूँ आपको। ठीक बा, तो अगर भोजपुरी में पढ़े के बा तो कमेंट करा लोगन, का करा, कमेंट करा, काहे बदे, भोजपुरी में अगर पढ़े के बा तो हमके जहाँ तक उम्मीद बा कि यूट्यूब पे या पूरे भारत में आपके पहला कोई ऐसा मास्टर मिले जो आपके भोजपुरी में भी पढ़ावे के तैयार बा। ठीक बा, तो चला देखल जाओ एक डिस्क्रिप्शन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित करके उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम कौन सा, 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। बेंटिंक ने क्या किया, ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाया। ठीक है, बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में वो क्या हुआ, इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया, इसलिए उसमें बेंटिंक का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, विलियम बेंटिंक। देखिए विलियम बेंटिंक समाज सुधार के अगर भारत में देखें तो जो स्टार्टिंग में जो अंधविश्वास थे उसमें उसने बहुत काम किया है। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी घोषित किया। अफगानिस्तान, क्वेश्चन नंबर 10 देख, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, लॉर्ड लिटन। ठीक है,
1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अल्बर्ट बिल। तो देखिए ये तीनों जो है लॉर्ड लिटन का है और अल्बर्ट बिल इसका नहीं है। अल्बर्ट बिल किसका है? अल्बर्ट बिल जो है वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया। ठीक है, इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई। इस बिल में क्या किया गया? तो भारत के जज जो है यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने सिंध को विजित किया? ये क्वेश्चन आपको अगर याद होगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आ गया है, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, यही होता है लगातार हर वीडियो देखने का फ़ायदा कि अगर आपने कोई वीडियो देखी हुई है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत आपको रिकॉल होगा, यानी रिवाइज भी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो हमारे हर वीडियो को देखते रहिए, लगातार वीडियो आएंगी, प्लेलिस्ट भी बन जाएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबेरो के काल में 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अफगानिस्तान युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची जो है 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो देखिए मैकडोनाल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ है और उनकी जो है थ्योरीज का नाम दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए मैकडोनाल्ड अगर हम बात करें तो मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? मैकडोनाल्ड खाने वाला मैकडोनाल्ड, बर्गर नहीं। ठीक है, तो मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था, यानी कि पहला का दूसरा। आपको ए का सेकंड देखिए, आपको सी में भी मिल रहा है, डी में भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अगर आपको डलहौजी के बारे में पता होगा तो डलहौजी ने क्या दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका है, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी फॉर डलहौजी और डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो थर्ड यानी सी का हो गया फर्स्ट। सी का फर्स्ट आपको देखिए इसमें देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था, लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया और चेम्सफोर्ड के शासन में क्या हुआ? द्वैध प्रशासन की शुरुआत हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी कि घेरे की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। इस नीति में क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। ऐसे समझिए कि ये देखिए ये ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य है। ठीक है, तो अब इसके चारों ओर इसने बफर स्टेट यानी मध्यस्थ राज्य बनाने का कार्य किया। इस बफर स्टेट का काम क्या था कि ये लोग जो है इनको सपोर्ट करेंगे, बदले में ये लोग इन पर हमला नहीं करेंगे और ये लोग किसी बाहरी लोगों से क्या करेंगे? बाहरी लोगों से ये लोग मध्यस्थ राज्य जो है प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इससे इनकी भी रक्षा हो गई और इनकी भी रक्षा हो गई। ठीक है, तो यही है क्या? घेरे की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस, सॉरी बफर स्टेट। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखते हैं। तो देखते हैं घेरे की नीति। घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर बफर स्टेट, जो मैंने अभी आपको बताया, बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो, ताकि अपनी सीमाएं क्या रहें? सुरक्षित रहें। कुल मिला के अपने सेफ्टी के लिए था। ठीक है, यानी कोई भी नवाब कोई भी जो है हमला न कर सके। ठीक है,
कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध के नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, यानी खर्च कौन देंगे, अवध के नवाब। तो सुरक्षा व्यवस्था कौन देगी, सर्विस कौन देगा, तो कंपनी देगी, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। अब अगर हमारा ये घर है और हमारे अगल बगल किसी और का घर, अगर हम उसकी रक्षा करें यानी हम अपने घर की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी इनकी, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। वेलेज़ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया, ठीक है। तो ब्रिटिश नीतियाँ, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ क्या हैं, तो पहली है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस 1765, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ, ये सब नीतियाँ क्या हैं, सेफ्टी के लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है। तो पहला मराठा सरदार है पेशवा बाजीराव द्वितीय, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ठीक है। वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, सहायक संधि प्रणाली का। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली को अस्तित्व में लाया। इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये डुप्ले प्रथम यूरोपीय जो था डुप्ले था, जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। देखिए सहायक संधि में क्या होता है, सहायक संधि में हम आपको सेना देंगे, आप हमारी सेना का खर्च देंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, यानी कि अवध की सुरक्षा व्यवस्था अब ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, बदले में उसके खर्च अवध को देना पड़ेगा। जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक है, अवध, पेशवा, ठीक है, बराड़ के भोसले और सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, भरतपुर। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को संरक्षकता स्वीकार कर ली। देखिए कहीं ना कहीं आपस की लड़ाई से किसी को फ़ायदा हुआ, अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ। इन दोनों लोगों की लड़ाई में ये अंग्रेज के पास मदद मांगने गए और अंग्रेजों ने संरक्षकता स्वीकार कर लिया। अब इनके संरक्षक कौन हो गए, पेशवा बाजीराव के, अंग्रेज हो गए। तो सबसे पहले जो है सरदार कौन बन गए, तो मराठा सरदार पेशवा बाजीराव, ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प में के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा है, इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो कौन कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4 लगभग सभी ही हैं, लगभग क्या पूरा चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। वायसरॉय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1859 से 72 उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारणों के लिए स्मरण किया जाता है। लॉर्ड मेयो का, उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया। प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अतः 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अब देखिए इसका जो है नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आएगा, जिसमें हम 17 से लेकर करीब 26 क्वेश्चन इसमें हैं, तो हम उसमें आपको कवर करेंगे। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर एक वीडियो
को देखने में अगर बहुत लंबा वीडियो है तो बहुत हेक्टिक होता है, बोरिंग लगने लगता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 टॉपिक इक्वल टू 1 वीडियो रहे, और अगर टॉपिक बड़ा है तो 2 वीडियो भी हो सकता है। बस आपको वीडियो को देखना है और रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। एजुकेटर ब्रो, आपको यहाँ पे अभी आगे चल के और भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है, बस आप सपोर्ट करिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।